हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वंस अगेन आप सबका वेलकम है फ्रेज रिप्लेसमेंट की सीरीज़ में। और रिप्लेसमेंट के इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सा पार्ट नंबर 8। मतलब अभी तक हम लोगों ने 7 तक डिस्कस कर लिया है, 7 तक, और 49 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। अब आज हम लोग मूव करेंगे आगे पार्ट नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सर। कुछ होमवर्क दिया गया था आपको, 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, आई होप सबने कर लिया होगा। उसमें कुछ बताने लायक है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन दूंगा सर, फिर वंस अगेन आपको 30 सेकंड मिलेगा सभी क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद आप आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अनलेस ही डज नॉट लीव दिस हाउस आई विल नॉट से एनीथिंग। तो बात समझिए, एक बात याद रखिए सर, कभी भी एक ही सेंटेंस में दो सेम मीनिंग या दो सेम सेंस देने वाले वर्ड कभी एक साथ यूज़ हम नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे दो नेगेटिव वर्ड को भी एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकता है, दो सेम सेंस देने वाले वर्ड को भी एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोल दिया कि अप्रोच और नियर। आपने क्या बोला, अप्रोच और नियर, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो आप इन दोनों को एक साथ नहीं यूज कर सकते। आप कभी भी वर्ड रिटर्न बैक को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है कहीं से कहीं जाकर वापस आना, और बैक का मतलब भी क्या होता है, वापस आना। इसी तरीके से सेम मीनिंग देने वाले वर्ड कभी आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ड क्या लिखा है, अनलेस। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है सर, अनलेस। अनलेस कैसा वर्ड है, नेगेटिव। आगे हमने क्या यूज कर दिया, डू नॉट। डू नॉट भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव। जब हमने अनलेस का यूज कर दिया है तो हमें डू नॉट यूज करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए डू नॉट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो सेंटेंस किस में है, सेंटेंस आपका है प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, असर्टिव जो अफर्मेटिव होता है, जो साधारण वाक्य होते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ई एस। कब, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो क्या लगाते हैं, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे आपने मेन वर्ब लीव लिखा है वो क्या हो जाएगा, लीव्स। बाकी ऑप्शन कट जाएंगे सर, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं। ये आंसर है प्रीवियस क्वेश्चन का। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस। लिखा है कि महेश एंड हिज सर्वेंट लुक आफ्टर आवर गार्डन इन हिज प्रोलॉन्ग्ड अब्सेंस। अब देखिएगा, अगर कभी भी सर आपको एंड दिया हो तो ऑलवेज रिमेंबर, एंड दो तरीके की ही चीज़ को कनेक्ट करता है सर। या तो वो दो सेम चीज़ों को कनेक्ट करेगा, या तो वो दो डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करेगा। सेम चीज़ों को कनेक्ट करेगा तो इसके साथ जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। और जब दो डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करेगा तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, प्लूरल। ठीक है, अब जैसे इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर कौन है, महेश एंड हिज सर्वेंट। तो महेश कितने पर्सन हो गए, एक। सर्वेंट कितना पर्सन हो गया, एक। दोनों लोग सेम की अलग अलग, दैट्स मीन दोनों लोग क्या हैं, अलग अलग हैं। और जब दोनों लोग अलग अलग हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे कैसी चीज़ों को, प्लूरल चीज़ों को। और अभी आपने सीखा है कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में जो चीज़ें प्लूरल होती हैं उनमें कभी भी हम एस और ई एस का यूज़
नहीं करते हैं। तो जहाँ जैसे इसमें लिखा था क्या, लुक्स आफ्टर, वो आपका सिंपली चेंज हो जाएगा किसमें, लुक आफ्टर में। एक बात याद रखना सर, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जब आप नाउन में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, प्लूरल। जब आप नाउन में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, प्लूरल। लेकिन जब आप कभी वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ों को, सिंगुलर। कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है, अगर नाउन है तो प्लूरल, अगर वर्ब है तो सिंगुलर। इज़ दैट क्लियर सर? चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये देखिए आंसर है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया, हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। लिखा, द अराइवल ऑफ द रिलायंस जियो वॉज फॉलोड विद अ कंसिडरेशन इन द इंडस्ट्री इवन एज इट स्पर्ड अ फॉल इन प्रॉफिट फॉर राइवल्स। अब क्या होगा, अब देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो में जब साथ का सेंस चाहिए होता है तो हम लगाते हैं विद, लेकिन जब किसी चीज़ में होने का सेंस चाहिए होता है तो लगाते हैं क्या, इन। किसी चीज़ में का सेंस चाहिए तो लगाते हैं क्या, इन। और जब किसी वर्ब से प्रेपोजिशन कनेक्ट होने लगता है तो सर वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। सॉरी, जब किसी वर्ब से प्रेपोजिशन कनेक्ट होने लगता है तो वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। जैसे अभी आपने देखा था लुक आफ्टर आया था ना, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर, किसी के ध्यान देना, किसी का मतलब देखभाल करना, ठीक है। वैसे देखो हर जगह क्या लगा है, फॉलोड 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 फॉलोड, यहाँ पे बाई विद इन, ठीक है। तो अभी एक गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉलोड इन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉलोड इन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, हम लोग जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। लिखा है कि ही वर्क अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट सोड लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर उसके वर्क में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो सर सबसे पहले मैं जनरल स्ट्रक्चर बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हर वर्क, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को। अब जैसे शोड है मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, दैट्स मीन अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मतलब इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, शोड। इसके तुरंत बाद कौन आना चाहिए सर, शोड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में एक ही जगह शोड दिया है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ में आई बात सर? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो सब्जेक्ट बस सीधा मेन वर्ब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ मूव करते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए टाइम अप हो गया गाइस, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, विल यू मी विजिट एंड कम इन द हॉस्पिटल। यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन वर्ड आता है, चलो क्वेश्चन वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर मॉडल आता है स्टार्टिंग में, चलो इससे भी ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो वो दो तरीके से होगा, या तो वो स्टार्ट होगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल से, या फिर स्टार्ट होगा किससे, क्वेश्चन वर्ड से। आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, विल, दैट्स मीन किससे, मॉडल से, मतलब ये वाला कंडीशन नहीं है। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब या हम मॉडल लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा विल, आपको पता है विल मॉडल है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो विजिट कम सही है। यू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद क्या दे दिया, मी, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, जबकि ये प्लेस किसका होना चाहिए, मेन वर्ब का। प्लेस किसका होना चाहिए, मेन वर्ब का। अब देखो ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो लिखा है कम एंड विजिट मी, ये भी सही है। विजिट मी एंड कम, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले आएंगे तब तो विजिट करेंगे। कम एंड मी विजिट, ये तो टोटली स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। तो जब तीनों स्ट्रक्चर आपका गलत है तो गिवन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग जो एक ही सेंटेंस बचता है वो है ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सीरीज़ है, आज कुछ टफ नहीं है, कोई टफ टर्म नहीं है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई टफ लॉजिक नहीं है, ना मीनिंग निकालना है ना कुछ निकालना, बस एकदम सिंपल तरीके से आप देखते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया, आपको दिखाते हैं। लिखा है योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली। अब एक बात समझना सर, जब भी कोई एडवर्ब होता है तो वो जहाँ प्लेस किया जाता है वो जस्ट अपने बगल वाले पे प्रेशर डालता है। अब जैसे इस सेंटेंस का अगर मीनिंग ले तो हो जाएगा योर हेयर नीड्स, तुम्हारे बाल को चाहिए, कटिंग बैडली, मतलब कि अब ये जो अपना पोजीशन बना रहा है किस पे बना रहा है, कटिंग पे। तो क्या ऐसा होता है क्या कि बहुत बुरी तरीके से काटा जाए या फिर बहुत एकदम गंदा टाइप का काटा जाए, नहीं ना। तो ये सेंटेंस पढ़ने में तो सही है लेकिन इन द सेंस मीनिंग में क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। पढ़ने में आपको एकदम सही लग रहा है, ग्रामर कोई टर्म नहीं है, वो आपके बाद ये आया है, वो आया, ये आया, सब चीज़ करके सही चल रहा है, लेकिन अगर लॉजिक देखेंगे, मीनिंग निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपका जो गिवन ऑप्शन है वो आपका सही कौन सा होगा, गिवन ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। कैसे, योर हेयर्स बैडली नीड्स कटिंग, इसका मतलब हो गया कि आपका बाल जो है वो मतलब अब बहुत ज़्यादा ही नीड है उसको, किस चीज़ की, कटिंग की। मतलब कि होता नहीं, बहुत ख़राब दिखने लगता है, बहुत अगली, मतलब कि एकदम देखना पसंद ना करें इस टाइप का हो जाता है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है बैडली नीड्स, उसको अब ज़रूरत है कटाने की। और अगर यहाँ पे कटिंग प्लेस करेंगे तो वो उसका पोजीशन किसके ऊपर, यहाँ पे सॉरी बैडली प्लेस करेंगे तो उसका पोजीशन किसके ऊपर पड़ेगा, कटिंग के ऊपर। जबकि वो कहना क्या चाहता है कि अब ज़रूरत है, अब आपको अपना बाल कटा लेना चाहिए, तो ये जो बैडली वो यहाँ प्लेस ना होकर वो प्लेस होगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर जब वर्ब होता है तो वर्ब के पहले एडवर्ब आता है। सही है, जब वर्ब होता है वर्ब के पहले कौन आता है, एडवर्ब आता है, जैसे यहाँ पर है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, वर्ब के बाद भी एडवर्ब आता है, बस डिपेंड करता है कि वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ओ स्लाइड हो गया, जैसे ही वर्क्स हार्ड। अब देखो इसमें हार्ड क्या है, एडवर्ब है, लेकिन वर्क्स क्या है, वर्ब। ये पहले आया क्या, नहीं, कहाँ आया है, बाद में। तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एंड लास्ट देखिएगा, लेकिन साथ में ये देखिएगा कि वो प्रेशराइज किस पे कर रहा है, किस वाले वर्ड पे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। लिखा है स्ट्रिक्ट लॉज वर पास्ड सो दैट दिस क्रूएल कस्टम वॉज नो मोर। अब सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं। कस्टम, एक वर्ड होता है सर कस्टम, और एक वर्ड होता है क्या, कस्टम्स। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। कस्टम का मीनिंग क्या होता है? रीति रिवाज, जिसे आप क्या कहते हैं? अ वे ऑफ ट्रेडिशन। और कस्टम्स का मतलब क्या होता है? कस्टम्स का मतलब होता है क्या? टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, आयात निर्यात कर। तो ठीक है, तो ये तो अपनी जगह सही यूज हुआ है। और वैसे इसमें हमें चेंज देखना भी नहीं, हमें इसमें देखना है नो मोर। अच्छा, नो मोर का मतलब क्या होता है? नो मोर का मीनिंग होता है कि नहीं रहा। नो मोर का मतलब होता है नहीं रहा। जैसे मैं बोल दूं कि मिस्टर किसका नाम ले लें, किसका लें, चलो किसी का ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही तो है। हाँ, डोंट रिलेट इट टू एनीवन, किसी से रिलेट मत करिएगा। जैसे मैंने बोला मिस्टर शर्मा इज़ नो मोर, मिस्टर शर्मा इज़ नो मोर, तो इसका मतलब क्या हो गया? मिस्टर शर्मा नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? द टाइम इज़ नो मोर, अब समय नहीं रहा है। अब एक बात समझिएगा, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? लॉ की, किसी नियम की, किसी कानून की। तो भैया लॉ में या तो अमेंडमेंट होता है या तो लॉ को एबोलिश किया जाता है। मतलब कि अगर कोई परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, सुधार किया जाता है, तो हम अमेंडमेंट करते हैं। और अगर उस लॉ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है तो हम उसको एबोलिश करते हैं। अब इसमें हमारा दोनों वर्ड नहीं है, ठीक है, दोनों वर्ड नहीं है। अब देखो जो वर्ड है उनकी मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है इरेडिकेटेड, जिसका मतलब क्या होता है? ख़त्म करना। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है आपका वाइप्ड ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है? सफाया करना। सफाया करना निगेटिव सेंस देता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो सफाया करना है वो कैसे सेंस देगा? निगेटिव सेंस देगा। डन अवे विथ कर लिया गया, ये तो जनरल है, किसी काम के लिए हो बोल सकते हैं, लेकिन ये इस रेफरेंस में तो नहीं यूज कर सकते हैं लॉ के। अब देखो लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ को मैंने क्या बोला? या तो संशोधित किया जाता है या तो फिर एकदम से ख़त्म कर दिया जाता है। तो एबोलिश वर्ड इसमें है नहीं, तो इसमें जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पड़ेगा कौन सा पड़ेगा? आप सबको पता ही चल गया है। जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो आएगा क्या? इरेडिकेटेड, जिसका मतलब होता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। दैट्स मीन उसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे एबोलिश वर्ड होता, एबोलिश वर्ड होता, तो एबोलिश वर्ड भी आपका क्या होता? सही होता। यहाँ पे अगर कहीं अमेंडमेंट टाइप का होता, सुधार किया गया है, लेकिन यहाँ नो मोर का सेंस ना देता, नो मोर नहीं, जैसे कुछ सुधार की सेंस में आता, कोई परिवर्तन किया गया है तो आप अमेंडमेंट यूज कर सकते थे। लेकिन नो मोर है, नो मोर तो डायरेक्टली बता रहा है कि अब वो ख़त्म कर दिया गया है। आप नो मोर, जनरली आप नो मोर मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि जैसे बोलते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं ही इज़ नो मोर, सी इज़ नो मोर, क्या वो नहीं रहा, वो नहीं रही। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, और बाकी चलते चलते कुछ होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 आपके लिए सर होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। और इसी के साथ आज का ये पार्ट 8 का सेशन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ और वीडियो लिंक और एक्स्ट्रा चीज़ें, एडिटोरियल वगैरह पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश थोड़ा ईजी से पे मिल जाएगा। और हमारे सारे कंप्लीट पैकेज का वीडियो लिंक आपको कॉन्टेस्ट कॉटेज में मिल जाएगा। आप अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखे हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रखे हैं, फिर भी अगर कोई वीडियो मिस होता है तो कॉन्टेस्ट कॉटेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सर। आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल ये कॉन्टेस्ट कॉटेज, यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। पसंद आया हो सर तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है। और बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच।